हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए, जिसमें आज हमारा रहने वाला है डे 8। मैंने यहाँ पे एक टॉपिक वाइज वीडियोस की सीरीज स्टार्ट की है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही। पेपर 2 का आज ये डे 8 रहने वाला है, जिसमें थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, इसके ऑलरेडी मैंने 2 सेशन अपलोड करके रखे हुए हैं। बिकॉज जब हम थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं तो ये अपने आप में टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर कई सारी थ्योरीज हैं जिसको हमें वन बाय वन कवर करना है यहाँ पे। तो ऑलरेडी 2 सेशन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं एंड एक सेशन और रहने वाला है इसका थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में, जिसमें आपका पूरा ये जितनी भी थ्योरीज हैं आपकी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती हैं, है ना, उस वो सारी थ्योरीज को हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। उसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बिकॉज पेपर 1 का जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है एंड जो आपका डीआई है, उसके प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, बेसिकली वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की है। जो 31 जितने भी शिफ्ट में पेपर होते हैं, वो सारे शिफ्ट के पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डीआई के, वो मैं अल्टरनेट डे पे आपको वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ। तो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को अगर नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा हुआ है एंड आज जो हम बात करेंगे टाइप कम ट्रेट अप्रोच में, और साइकोएनालिटिकल अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये सारे टॉपिक अभी हमारे रह गए, इस पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने ट्रेट अप्रोच पढ़ा था, लास्ट जो क्लास था वहां पे हम लोगों ने कैटल्स का जो थ्योरी था वो पढ़ा था, है ना। जो कैटल्स की सोर्स स्टेट हो गया, उसके अलावा आपका सरफेस स्टेट हो गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल, इन्वायरमेंटल, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ी हुई थी। आज के सेशन में हम तब स्टार्ट करेंगे आपका बिग 5। ठीक है, बिग 5 से क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे हो तो आप लोग देख पा रहे होगे, राइट। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया। एक मिनट। उम्मीद करती हूँ इससे पहले के जो सेशंस होंगे वो आप लोगों ने देख रखे हैं एंड अगर जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज इसकी मैंने एक स्पेशली एक प्लेलिस्ट बना रखी हुई है टॉपिक वाइज वीडियोस की, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो उस पर भी जा करके आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलो फिर बिग 5 थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, जो बिग 5 थ्योरी है उसको दिया किसने था, है ना, और उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में बात की गई थी। ओरिजिनली डेवलप्ड इन 19, मैंने यहाँ पे जो पूरे टॉपिक वाइज जो वीडियोस डाले हैं उसमें मेरी कोशिश रही है कि मैं आपसे डीप से डीप जो चीजें हैं, ये नहीं कि सरफेस लेवल पे थोड़ा थोड़ा सा बता दूं काम हो गया। मैंने कोशिश की जितना, मतलब ऐसा ना हो कि आपका कुछ भी उस टॉपिक वाइज वीडियो से बाहर जाए। तो ये सेशन लंबे हो सकते हैं बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। बिग 5 थ्योरी में, ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1949, द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट इज अ थ्योरी एस्टैब्लिश्ड बाय डी डब्ल्यू फिश्के। मतलब ओरिजिनली ये कब डेवलप की गई थी, 1949 में। ये जो बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी है, बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी जिसे हम लोग ओशियन बोलते हैं, है ना, इसको डेवलप किया था, एस्टैब्लिश किया था डी डब्ल्यू फिश्के ने एंड लेटर इसके बाद इसका एक्सपेंडेशन भी हुआ। अगर आपसे पूछे बिग 5 थ्योरी जो है वो किसने स्टैब्लिश की थी, तो डी डब्ल्यू फिश्के ने किया था 1949 में एंड बाद में इसको कई सारे और लोग थे जिन्होंने इसको एक्सपेंड किया, अदर रिसर्चर थे, जिसमें नॉर्मन का नाम आता है, स्मिथ का नाम आता है, गोलबर्ग्स का नाम आता है, मैक्रे का, कोस्टा, इन सारे लोगों का नाम आता है। ठीक है, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेट अप्रोच कंटेन्स दैट 5 ट्रेट्स और फैक्टर कॉल्ड द बिग 5। अब ये बिग 5 का मतलब क्या है, बिग 5 बोल रहे हैं, इस बिग 5 का मतलब क्या है। बिग 5 क्या है, एक तरीके की 5 ट्रेट्स हैं, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, 5 तरीके के फैक्टर्स हैं जिन्हें हम लोग एक साथ मिला करके ओशन या फिर बिग 5 यहाँ पे बोल देते हैं, जो किसी पर्सन की क्या होती है, कोर पर्सनालिटी होती है। लाइक एक होता है एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस होता है, कंसाइटनेस होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी होता है एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जिसको आप लोग याद कैसे रखोगे, ओशियन। ठीक है, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, कंसाइटनेस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एग्रीएबलनेस एंड एक्सट्रोवर्जन, राइट, याद रहेगी।
अब जैसे ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस कहने का मतलब क्या है, ये एक डायमेंशन है आपकी पर्सनालिटी की, जो जहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन का ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस डायमेंशन, मतलब इमेजिनेशन आती है यहाँ पे, सेंसिटिविटी आती है, क्यूरियोसिटी आती है, राइट। कंसाइटिसनेस पे क्या आती है, जब हम बहुत ज्यादा मतलब अवेयर होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब एक तरीके से इस रिलायबिलिटी की बात करती है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी दैट डिस्क्राइब समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, डिपेंडेबल है, परसिस्टेंट है एंड ऑर्गेनाइज्ड है। एक्सट्रोवर्जन क्या है, ये बताता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो कितना ज्यादा सोशल है, ग्रीगैरियस है या फिर एसर्टिव है। देर आते हैं एग्रीएबलनेस, ये एक तरीके का, एग्रीएबलनेस कहने का मतलब क्या है, जिसका मतलब बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, हर तरीके से कोऑपरेट कर लेता है, एग्री हो जाता है ना, तो ये एग्रीएबलनेस है, जिसे सहमता बोलते हैं। न्यूरोसिटिज्म की बात करते हैं। न्यूरोसिटिज्म जहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब समवन एज काम, self confident, secure. The person with high negative scores can be nervous, anxious, depressed and secure and insecure. सिंपल सी बात है, न्यूरोसिटिज्म कहने का मतलब क्या है, अगर एक ये बैलेंस्ड वे में है तो ऐसा पर्सन कैसा होगा, बहुत ज्यादा काम होगा, है ना, अच्छे स्वभाव वाला, मतलब बहुत ज्यादा काम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, बहुत ज्यादा सिक्योर होने वाला होगा। बट उसी जगह जो न्यूरोसिटिज्म का जो लेवल है अगर वो बढ़ गया तो वो पर्सन कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, बहुत जल्दी नर्वस हो जाएगा, एंजाइटिस हो जाएगा, डिप्रेस्ड होने लगेगा, ऐसा, ठीक है। अब देखो ये न्यूरोसिटिज्म हो गया, ठीक है। अगर हाई है तो कैसा फील करेगा, डिप्रेस फील करेगा। अगर लो है तो कैसा रहेगा, फियरलेस रहेगा। अगर हाई है एक्सट्रोवर्जन तो एक्साइटेड रहेगा, अटेंशन सीक करेगा। लो है तो सोशल विड्रॉल होगा, मतलब ज्यादा बातचीत नहीं करेगा, डिटैच रहेगा। ओपनेस मतलब बहुत ज्यादा इसेंट्रिसिटी होगी, मैजिकल थिंकिंग होगी। लो है तो इनफ्लेक्सिबल होगा, बहुत क्लोज माइंडेड होगा, ज्यादा क्रिएटिव नहीं होगा। एग्रीएबलनेस कहने का मतलब क्या है, सबमिसिवनेस, सेल्फलेसनेस, गुलिबिलिटी, ठीक है, एग्री। और यहाँ पे डिसाइडफुलनेस, मैनिपुलेटिवनेस और कैलमनेस होगा। कंसाइटिस में क्या हो जाएगा, हाई है तो परफेक्शनिज्म आएगा, और कैसा हो जाएगा, अगर लो है तो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ठीक है, वर्कोहॉलिक होगा अगर हाई है, और ये कैसा होगा, इररिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो हाई और लो वाला है ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसी में जो लिंक है एक तरीके से, जितने मैंने हम लोगों ने ओशन को पढ़ा, इसी में 4 C's आते हैं, कंट्रोल, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस, चैलेंज। द लिंक बिटवीन द टू इज दैट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ हाउ वी एक्ट, समझिएगा, हाउ वी एक्ट मतलब हम कैसे एक्ट करते हैं, एंड हाउ वी रिएक्ट इमोशनली, हम कैसे एक्ट करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं इमोशनली, इज इन द फैक्ट एक्सप्लेन्ड बाय हाउ वी थिंक, मतलब किसी चीज को देख करके हम कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे रिएक्ट करते हैं, एक जहाँ पे हमारे जब भी कोई हम रिएक्शन देते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे इमोशनल कनेक्ट होता है। तो ये एक्सप्लेन करता है एक तरीके से कि हम कैसे थिंक करते हैं, ठीक है, दोनों के बीच एक कड़ी है कि हम कैसे कार्य करते हैं और हम भावनात्मक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जब भी हम कोई चीज बोलते हैं या फिर कुछ बताते हैं तो एक तरीके यहाँ पे हमारा जो इमोशनल होता है उस इमोशनली हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। वो बताता है कि हम कैसे थिंक करते हैं, हमारी सोच कैसी, होता नहीं है कि सामने वाले से आप बात करते हो तो अगर आपने घंटे 2 घंटे बात की तो उसकी आपको थिंकिंग पता चल जाती है उसकी बातों से, उसने कुछ कहा नहीं है, बट आपसे जब 2-4 घंटे वो बात करता है तो आपकी उसको मतलब एक आपका माइंडसेट बन जाता है कि हाँ ये इंसान ऐसा है, इसकी थिंकिंग ऐसी है, हाँ ये इंसान ऐसा है, इसकी थिंकिंग ऐसी है। तो ये क्या है, हाउ वी थिंक, हमने देखा, हमने उसने जो भी बातें की उस पर हमने रिएक्ट किया, हमने अपने कुछ एक्शन दिए, उससे हमने अंडरस्टैंड किया, जो दर्शाता है क्या है कि हम क्या सोचते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड द 4C concept useful in its own right helps to explain why act and why we respond emotionally the way we do, ठीक है। जहां पे आते हैं आपका कंट्रोल, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस एंड चैलेंज। अभी सिंपल से ये सारी चीजें नहीं ध्यान रखनी, आपको ध्यान रखना है ये जो 4 C's हैं, 4 C's क्या होते हैं, ये एक तरीके से मदद करते हैं किसी चीज को हम कैसे सोचते हैं, कैसे हम एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें अब हमने जो बिग 5 थ्योरी पढ़ी हुई है आपकी, है ना, जो बिग 5 थ्योरी, इनका आपस में क्या होता है, कनेक्शन होता है। कैसे कनेक्शन होता है, जैसे हम बात करते हैं 4 C's में, चैलेंज, ठीक है,
ये चैलेंज किसके साथ आता है, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस के साथ आता है। सिर्फ इतना याद रखना, बहुत डीप में नहीं जाना है। कमिटमेंट जहाँ पे कंसाइटनेस आती है, कॉन्फिडेंस जहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जन आता है। ऑल फोर चीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, एग्रीएबलनेस के अंदर देखने को मिलेंगे। कंट्रोल कहाँ पे होता है, न्यूरोसिटिज्म में होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी बोल सकते हो, ठीक है। यही चीज है। जैसे यहाँ पे आया, जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, चैलेंज पढ़ा है ना। अगर मेंटल टफनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग वन सेल्फ आएगा, लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग, ये एक तरीके का चैलेंज है यहाँ पे। देन आता है कमिटमेंट, कमिटमेंट हम डिलीवरी ओरिएंटेड होने चाहिए, गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। देन आता है आपका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज, इंटरपर्सनल जो कॉन्फिडेंस होता है। फिर आपका आता है एग्रीएबलनेस, जहाँ पे सारे चीज होते हैं, मतलब सभी चीज आते हैं। फिर आता है कंट्रोल, जहाँ पे न्यूरोसिटिज्म मतलब इमोशनल कंट्रोल और लाइफ कंट्रोल आता है, ठीक है। तो ये थी आपकी बिग 5 थ्योरी। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। बस इतनी ही चीज है बिग 5 थ्योरी में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, इतना ही पढ़ना है बस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, जहाँ पे कार्ल रोजर्स हैं, ठीक है, मास्लो हैं, इन सब के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन टाइप का डाला हुआ है, तो समझ लेते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कार्ल रोजर्स वाज एन इन्फ्लुएंशियल ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि कार्ल रोजर्स कहाँ से आते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अपनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्ल रोजर्स जो है वो एक प्रभावशाली मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी के को डेवलप किया और एम्फेसाइज किस पे किया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, है ना। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी होती है वो क्या करती है, एक ह्यूमन पर्सनालिटी को शेप करती है। समझ रहे हैं इस चीज को, कि जो मानव का जो मतलब उसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी है किसी चीज को देखने की, किसी चीज को समझने की, है ना, वो क्या करती है, एक ह्यूमन पर्सनालिटी को शेप करती है। Rogers believe that humans are constantly reacting to a stimuli with their subjective reality। मतलब उससे क्या बोला इन्होंने, फिनोमिनल फील्ड बोला। फिनोमिनल फील्ड बोला मतलब एक ये फील्ड है जहां पे ह्यूमंस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली ये रिएक्ट कर रहे होते हैं सब्जेक्टिवली, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ये फिनोमिनल फील्ड है। विच चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर अ टाइम, पर्सन डेवलप सेल्फ कंसेप्ट। मतलब जैसे जैसे ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं वैसे वैसे इनका जो सब्जेक्टिव रियलिटी है, ठीक है, वो क्या होती है, चेंज होती है ओवर अ टाइम, धीरे धीरे चेंज होती है। जिससे क्या डेवलप होता है, इनके अंदर सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है, ठीक है। मतलब इन्होंने इसके साथ रिएक्ट किया, वापस से कुछ फीडबैक मिला होगा ना, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ कंसेप्ट, देखो फिनोमिनल फील्ड यही है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ है, इसका जो बिहेवियर है, ऑब्जेक्ट है ना, थॉट है, इमेजेस हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ये क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप करता है यहाँ पे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ कंसेप्ट, Rogers based his theory of personality development on humanistic psychology and theory of subjective experiences। ठीक है, पहली चीज तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, जो आपके कार्ल रोजर्स है, उन्होंने जो पर्सनालिटी की थ्योरी दी है वहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड जो सेल्फ कंसेप्ट है, ठीक है, उन्होंने बोला ये जो हमारा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है और ये जो हमारा सेल्फ का डेवलपमेंट होता है वो किसके बेसिस पे होता है, वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होता है, जो कि चेंजेबल है, चेंज होता रहता है ओवर अ टाइम। जिसमें इन्होंने बोला एक पर्सन है जो क्या करता है, एक फिनोमिनल फील्ड में कई सारे चीजों के साथ इंटरैक्ट करता है। यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, लोग भी होते हैं, उसके खुद के थॉट भी होते हैं, है ना, उसके खुद के इमोशंस भी होते हैं। उन सब के साथ वो क्या कर रहा होता है, जहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इंटरैक्ट करने के बाद जो वापस से फीडबैक मिलता है, उससे क्या होता है, उसका एक सेल्फ यहाँ पे डेवलप होता है। और इसको उन्होंने क्या बोला, इसे बोला है ये एक फिनोमिनल फील्ड है, जहाँ पे वो सेल्फ क्या करता है, एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरैक्ट करता है। आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बारे में किसने बात की थी, तो कार्ल रोजर्स ने बात की थी। रोजर्स फर्दर डिवाइडेड द सेल्फ इनटू द टू कैटेगरीज। इन्होंने ये जो सेल्फ था इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब सेल्फ भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आइडियल सेल्फ, एक होता है रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ सिंपल से अगर मैं समझाने चाहूँ कि मान लो आइडियल सेल्फ मतलब शुरुआत से ही जैसे एक बच्चा है, उसका शुरुआत से ही एक दिमाग में है, उसने अपना मतलब एक चीज बना रखी है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, समझ रहे हैं, यूपीएससी क्रैक करना है, ये उसने उसका ये आइडियल सेल्फ था। मैं एक थोड़ा आसान शब्दों में यहाँ समझा रही हूँ आपको, यूपीएससी उसको क्रैक करना है, उसके लिए उसने आफ्टर 12
प्रिपरेशन भी यहाँ पे स्टार्ट की और अच्छे से प्रिपरेशन की, कई सारे अटेम्प्ट दिए, बहुत सारी चीजें हुई, क्वालिफाई भी हुआ, फिर इंटरव्यू से बाहर निकला, बहुत सारी चीजें हुई यहाँ पे, मान लेते हैं। ठीक है, लास्टली क्या हुआ, वो क्या बन गया, किसी बैंक में जाकर के पीओ बन गया। ठीक है, लास्टली वो क्या बन गया, किसी बैंक में जाके पीओ बन गया। उसका आइडियल सेल्फ क्या था, आइडियल सेल्फ ये था कि वो ये बनना चाहता था, किसी सिविल सर्विसेज वाली जगह पे वो जाना चाहता था। बट जो रियलिटी है आज के टाइम में, जो रियलिटी है वो क्या है, वो बैंक में पीओ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है सेल्फ। सेल्फ भी दो तरीके के होते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको और आगे और डिटेल में समझेंगे, बट थोड़ा सा मैंने छोटे उसमें बता दिया आपको। ठीक, इन्होंने दो कैटेगरीज में बोला, एक होता है आइडियल सेल्फ, एक होता है रियल सेल्फ। द आइडियल सेल्फ इज द पर्सन दैट यू वुड लाइक टू बी। मैंने वही बोला ना कि बच्चा क्या करना चाहता है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, तो वो क्या है, उसका आइडियल सेल्फ है। रियल सेल्फ क्या है, वो एक्चुअली में क्या है, आज बैंक पीओ बन गया है ना, पीओ बना हुआ है, तो वो क्या है, एक्चुअल सेल्फ है उसका। ठीक है, दिस मीन्स दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकर्स व्हेन अ पर्सन आइडियल सेल्फ इज कॉन्ग्रेंट विद देयर एक्चुअल बिहेवियर। मतलब ये बोलते हैं कि अगर आपका आइडियल सेल्फ, मतलब जो चीज आप बनना चाहते थे, शुरुआत से आपका सपना रहा है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, यूपीएससी क्रैक करना है, और आपके साथ वो चीज होती है, आप बन जाते हो, उस चीज को अचीव कर लेते हो, तो वहां पे क्या आती है, कॉन्ग्रेंसी आ जाती है। मतलब आपका जो आइडियल सेल्फ है वो आपके रियल सेल्फ के साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट हो जा रहा है, मैच कर जा रहा है। ठीक है, सेल्फ इमेज आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे क्या आती है, कॉन्ग्रेंसी आ जाती है, मतलब एक बैलेंस पर्सनालिटी आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर एवरीवन, राइट। फिर आता है यहाँ पे रोजेस फोकस ऑन द, अच्छा एक चीज और भी, मान लेते हैं अगर यहाँ पे जो हमारा आइडियल सेल्फ है ना, वो हमारे रियल सेल्फ के साथ मैच नहीं करता है, इनकॉन्ग्रेंट हो जाता है इनकॉन्ग्रेंट हो जाता है, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो पर्सनालिटी होगी वो कैसी होगी, अनस्टेबल होगी, है ना। हमेशा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा, मैंने यूपीएससी क्रैक नहीं किया, इतनी मेहनत की, नहीं हुआ, मतलब एक अंदर से रहता है, अगर हमारा जो हम बनना चाहते थे अगर वो नहीं बन पाते तो कहीं ना कहीं वो चीज रह जाती है, तो हमें अपना सेल्फ इमेज देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, मतलब अनस्टेबल यहाँ पे पर्सनालिटी होती है। रोजर्स फोकस ऑन द आइडिया दैट वी नीड टू अचीव द कंसिस्टेंसी बिटवीन द टू सेल्फ। रोजर्स कहते हैं कि हमें ये जो हमारा आइडियल सेल्फ है और जो रियल सेल्फ है, दोनों के बीच में एक कंसिस्टेंसी बना के रखना चाहिए। ठीक है, वी एक्सपीरियंस कॉन्ग्रेंस व्हेन आवर थॉट अबाउट आवर रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ आर वेरी सिमिलर। इन अदर वर्ड व्हेन आवर सेल्फ कांसेप्ट इज एक्यूरेट। सिंपल सी बात वही है मैंने जो यहाँ पे आपको समझाई, अगर हमारा आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ के साथ मिल जाता है तो कैसा होता है, एक बच्चा वेल एडजस्टेड होता है। अगर नहीं मिलता है आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ के साथ, तो बच्चा कैसा होता है, मेल एडजस्टेड होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यूपीएससी के चक्कर में समझ लो उनकी आधी उम्र भी निकल जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो दूसरे एग्जाम भी क्रैक नहीं कर पा रहे उस चक्कर में, तो बच्चा कैसा हो गया, उसकी पर्सनालिटी कैसी हुई, यहाँ पे मेल एडजस्टेड हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में। ठीक है, अब जैसे मैंने इनकॉन्ग्रेंस ऑन कॉन्ग्रेंस का बताया, कॉन्ग्रेंस कब है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे एक इमेज देखने को मिल रही है और ये कैसी कॉन्ग्रेंस है, सिमिलर है। और ये सेल्फ इमेज और आइडियल जो सेल्फ है, ये जब नहीं मिलते हैं तो क्या कैसी होती है, यहाँ पे इमेज इनकॉन्ग्रेंस होती है। यहाँ पे बच्चा कैसा होता है, मेल एडजस्टेड होता है समटाइम्स, और यहाँ पे कैसा होता है, वेल एडजस्टेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कार्ल रोजर्स ने ही कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स के बारे में बात की थी। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स क्या होता है और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स क्या होता है। देखो, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और जैसे दो बच्चे हैं, है ना, एक ये है चिंटू, मान लेते हैं, ठीक है, एक है ये मिंटू। इसका नाम है चिंटू, इसका नाम है मिंटू। ठीक है, अनकंडीशनल और कंडीशनल, मैं थोड़े से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सेल्फ और आइडियल को बताया वैसे ही इसको बताने की कोशिश करती हूँ। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है और कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है। ये बच्चा है, ये अलग घर में पैदा होता है, बड़ा होता है, इसका अलग इन्वायरमेंट है। ये एक बच्चा है जो एक अलग घर में पैदा होता है, बड़ा होता है, अलग इन्वायरमेंट है। जब कोई बच्चा, ठीक है,
कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पहले कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में होता है जहां पे क्या होता है कि कंडीशन है, मतलब कोई भी अगर आपको मतलब बोलते हैं कि आपको कोई भी चीज मिलेगी, कोई भी वैल्यूएबल आपको, मतलब साइकिल मिलेगी, या फिर आपको मोटरसाइकिल मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब आप अपने हाई स्कूल या फिर इंटर में टॉप करोगे या फिर 90+ परसेंटेज लेके आओगे। तो यहाँ पे कंडीशन लग गई, जब आपको लव केयर वैल्यूज, ठीक है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चीज भी अगर आपको कंडीशन के साथ मिलती है, अगर आपने ये चीज की तब तो आपको ये चीज मिलेगी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ, कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड। मतलब अगर आपको प्यार तभी मिलेगा जब आप अपने स्कूल में अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है, आपको ये जो चीज है वो तभी मिलेगी जब आप अपने स्कूल में या फिर आप कुछ बेहतर बन के दिखाओगे, तभी ये चीज मिलेगी। मतलब यहाँ पे आपको जो लव मिल रहा है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे लव रिसीव हो रहा है, वो किसी कंडीशन पे मिल रहा है ना, आपको कुछ कंडीशन लगा दी गई है, आपको फोर्स किया जा रहा है यहाँ पे कि आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी तभी आपको ये चीज मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पे ये चीज नहीं मिलेगी। तो ये क्या होता है, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है। समझ में आया, बोलो। conditional positive regard, when people are raised in an environment of conditional positive regard in which value and love are given only under the certain condition, मतलब कुछ conditions होती हैं, they must match or receive these condition in order to receive the love or positive regard। मतलब उस बच्चे को वो चीज अचीव करनी पड़ेगी, अगर कंडीशनल पॉजिटिव मतलब अगर उसको लव चाहिए या फिर कोई सामान चाहिए, तो उसको वो जो कंडीशन लगाई गई है उस सामान के लिए उसको अचीव करना पड़ेगा। तो हिज आइडियल सेल्फ इज डिटरमाइंड बाय अदर्स। यहाँ पे क्या होता है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में, जो बच्चे का आइडियल सेल्फ है ना, बच्चे का जो आइडियल सेल्फ है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, वो जो कंडीशंस हैं, जो कंडीशन लगाई जा रही है कि हाँ हमारा बच्चा हाई स्कूल में है तो उसको 99% लेकर आना ही पड़ेगा, उससे नीचे तो हमको चाहिए ही नहीं। तो उसका ये जो आइडियल सेल्फ है, ठीक है, वो जो बनना चाह रहा था ना वो तो कहीं पीछे छूट गया, वो जो बनना चाह रहा था वो तो कहीं पहले ही पीछे छूट गया। उसका ये जो आइडियल सेल्फ है ना, वो डेवलप किसके बेसिस पे होगा, ये जो कंडीशन लगाई जा रही 99% वाली की हाँ ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एंड ही इज फोर्स टू डेवलप आउटसाइड हिज ट्रू रियल इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये होता है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। दिस कंट्रीब्यूट टू डिसोनेंस एंड ह्यूज गैप बिटवीन द रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। इस कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स में क्या होता है, बच्चे का जो आइडियल सेल्फ है और जो रियल सेल्फ है एक्चुअल में जो बनता है, उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, शुरुआती दौर में बोल दिया जाता है कि आपको यही बनना है, आपको यही करना है, तो फिर यही ही करना है आपको, इससे अलावा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे कंडीशन लग गई ना कि आपको इसके अलावा फिर करना ही नहीं है, जो करना है तो फिर यही करना है, तभी आपको ये चीजें मिलेंगी। इसी जगह पे जब अनकंडीशनल की बात करते हैं, यहाँ बच्चा बिल्कुल फ्री है। बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं आपको जो करना है, जो बनना है, जो खाना है, वो सब कुछ मिलेगा, आपको जो इच्छा करती है वो सारी चीजें करो। मतलब यहाँ पे लव, केयर, सपोर्ट, मनी, जो रिवॉर्ड्स है वो अनकंडीशनली इस बच्चे को मिल रहा है ना, अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के कि आपको 99 लेके आना है, आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आपको जेआरएफ क्रैक करना है तभी ये चीज मिलेगी, नहीं। यहाँ पे अनकंडीशनली वो सारी चीजें फ्री, मतलब बच्चा बिल्कुल फ्री फील करेगा, यहाँ पे कोई बर्डन नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे के पास बर्डन है कि भाई मुझे जेआरएफ क्लियर करना ही है तभी वो चीज मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल फ्री है, उसके दिमाग में है कि हमारे पास कोई भी बर्डन नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ चीजों को करने के लिए। और यहाँ पे गलतियां भी करता है, ठीक है, यहाँ पे गलतियां भी बच्चे से होती है। यहाँ पे जब गलती होती है बच्चे के अंदर एक डर बैठ जाता है कि मैंने ये गलती कर दी अब क्या होगा, मतलब एक अलग सा ये इसकी पर्सनालिटी निकल के आती है। बट यहाँ पे कैसा होता है, गलती हो भी जाती है तो बच्चा फ्री है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या होता है, पीपल हु आर कैपेबल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आर मोर लाइकली टू हैव रिसीव अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फ्रॉम अदर, स्पेशली देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो ये है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। उम्मीद है बेहतर तरीके से आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। अब जैसे मैंने थोड़ा सा और यहाँ पे लिख दिया है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जैसे कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज वेयर पॉजिटिव रिगार्ड, प्रेज, अप्रूवल डिपेंड किस पे करता है, चाइल्ड पे। फॉर एग्जांपल बिहेविंग इन वेज दैट पेरेंट्स थिंक आर करेक्ट, मतलब ऐसे बिहेव करना जिससे पेरेंट्स को लगे कि हाँ आप सही बिहेव कर रहे हो। हेंस द चाइल्ड इज नॉट लव्ड फॉर द पर्सन ही और शी इज,
बट ऑन कंडीशन दैट ही और शी बिहेव ओनली इन वेज अप्रूव्ड बाय द पेरेंट्स। सिंपल सी बात, ऐसे नहीं होता है कि आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि उनके सामने बिल्कुल अच्छे से बिहेव करना, अगर अच्छे से बिहेव करोगे तो तुम्हें चॉकलेट ला के दूंगा, होता नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से बिहेव करने लगते हैं, उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, बात करते हैं, ग्रीट करते हैं, ठीक है, वही वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे गुड लाइफ के बारे में भी कार्ल रोजर्स ने बात की थी। गुड लाइफ में इन्होंने कई सारी चीजें बोली। रोजर्स डिस्क्राइब लाइफ इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल रेदर देन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट लाइन है। रोजर्स ने जो लाइफ है ना, जिंदगी है, उसको कुछ, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए, ना कि कोई स्टेजेस बताए। जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने क्या की थी, स्टेजेस बताए थे, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात की। ये जो प्रिंसिपल है, इट एग्जिस्ट इन अ फ्लूइड प्रोसेसेस रेदर देन अ स्टैटिक प्रोसेस। मतलब ये कैसे है, फ्लूइड है, बदलते हैं, चेंज होते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ना कि स्टैटिक है। ही क्लेम दैट fully functioning person would continually aim to fulfill his or her potential in each of these processes, achieving what he called the good life। मतलब एक जो fully functioning person है, मतलब एक जो अच्छी, जस्ट सेकेंड, एक होल्ड करिए, आ रही हूँ। इन्होंने बोला यहाँ पे, जो एक फुली फंक्शनिंग पर्सन होता है, वो थ्रू आउट अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करता रहता है, जिससे उसका जो पोटेंशियल है ना, उसको वो अचीव करता है, जिससे वो बोलते हैं वो एक गुड लाइफ है। मतलब उसका जो क्षमता है किसी काम को करने का, ठीक है, उसकी जो क्षमता है किसी काम को करने की, वो उससे करते करते हुए अपना जो गोल है लाइफ का, उसको अचीव कर लेता है। अभी यहाँ पे फुली फंक्शनिंग जो इंडिविजुअल होते हैं, उनके अंदर कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला ट्रेट होता है आपका a growing openness to experiences and increasingly existential lifestyle, increasing organism trust। मतलब एक growing openness to experiences, मतलब they move away from the defensiveness। increasingly existential जो lifestyle है, मतलब living each moment fully rather than distorting the moment to fit personality or self concept। increasing organism trust, they trust their own judgment and their ability to choose behavior that is appropriate for each moment। फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। फ्रीडम ऑफ चॉइस कहने का मतलब क्या है, उन्हें फ्रीडम मिलती है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होती है। हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी कहने का मतलब क्या है, वो अपने जो भी चीज करते हैं उसमें वो क्रिएटिविटी, मतलब दे विल मोर क्रिएटिव इन अ वे, they adopt to their own circumstances without feeling a need to conform। रिलायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिवनेस होती है। एक रिच फुल लाइफ होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे क्या है यहाँ पे, एक फुली फंक्शनिंग जो इंडिविजुअल है उनके अंदर ये सारे ट्रेट यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में बात करेंगे, जहाँ पे इन्होंने बोला कि मैस्लो ने ह्यूमन हायरार्की ऑफ नीड्स को डेवलप किया। इन्होंने बोला जो लोग होते हैं वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं, ठीक है, फिर ये तीसरे फिर चौथे लेवल पे जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले उनकी आती है फिजियोलॉजिकल नीड। मतलब जो बच्चे, एक इंसान है, उसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड होती है सबसे पहले वो फिल होनी चाहिए। उसके बाद उसकी जो सेफ्टी, इसका पता है आपको कैसे आता है क्वेश्चन, आपको अरेंज करने के लिए, ज्यादातर क्वेश्चन आपको अरेंज करने के लिए आते हैं। इनके जो लेवल्स होते हैं, सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर उसके ये लेवल 1 है आपका। देन आता है आपका सेफ्टी नीड, देन आता है फिर आपका लव एंड बिलोंगिंग, फिर आता है सेल्फ स्टीम, फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या क्या आते हैं, हमेशा ये जो पिरामिड है वो ऐसा होता है, ठीक है, अपवर्ड के साइड। मतलब सांस लेना, खाना पीना, रहना, है ना, सोना, ये सारी क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड है। फिर आते हैं सेफ्टी नीड, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो गया,
प्रॉपर्टी हो गई, फैमिली हो गई, सोशल जो चीजें हैं, लव एंड बिलोंगिंग जहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप है, एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है, वो सारी चीजें आते हैं। सेल्फ स्टीम की बात करते हैं। सेल्फ स्टीम का बात है दूसरों को रिस्पेक्ट करना, मतलब एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह बनना, कुछ अचीव करना, कॉन्फिडेंस। फिर आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आखिरी लेवल है मैस्लो ने। अब इन्हीं चीजों में जब इन्होंने ये जो ह्यूमन नीड्स के बारे में जब बात की, ह्यूमन हायरार्की ऑफ नीड्स में जिसमें इन्होंने बोला कि जो ह्यूमंस होते हैं वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले इनकी क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, वो फुलफिल होती है, फिर सेफ्टी पे जाते हैं। पहले पहले फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के बारे में सोचते हैं। जब वो पूरी हो जाती है फिर वो लेवल 2 पे जाते हैं, फिर लेवल 3 पे, फिर लेवल 4 पे, फिर लेवल 5 पे यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो मैस्लो की मोटिवेशन, इसी मैस्लो का मोटिवेशन मॉडल भी बोलते हैं, जहाँ पे इन्होंने बोला ये जो नीड होती है वो दो तरीके की होती है ना। इन्होंने बोला कि ये जो नीड होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है ग्रोथ नीड, एक होती है डेफिशिएंसी नीड। डेफिशिएंसी नीड्स कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे कुछ चीज की आपको कमी लग रही है तो आप उसको पूरा करने की कोशिश करते हो। ग्रोथ नीड क्या होती है, जो हमारी ग्रोथ को और ज्यादा इनहेंस करती है। तो लास्ट के जो ये वाले हैं, ये क्या है, हमारी डेफिशिएंसी नीड है। यहाँ पे कुछ कमी है, हमको उसको पूरा करना है। ये जो ऊपर के हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ नीड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 ही लेवल है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, एक कॉग्निटिव नीड, एस्थेटिक नीड और ट्रांसेंडेंस ये ऐड हुआ है। पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हो। It is important to note that Maslow 5-stage model has been expanded to include cognitive, aesthetic and later transcendent नीड। मतलब पहले इन्होंने सबसे पहले इन्होंने 5-6 लेवल का दिया था, उसके बाद इन्होंने कॉग्निटिव, एस्थेटिक एंड ट्रांसेंडेंस नीड को भी यहाँ पे इंक्लूड किया। और ओरिजिनली ये 5 स्टेज मॉडल था, बाद में ये 7 स्टेज का हो गया। अब कितने स्टेज का मॉडल है, 8 स्टेज का मॉडल है। जहाँ पे सबसे पहले जैसे आपने बात की फिजियोलॉजिकल नीड, जहाँ पे एयर, खाना पीना, ये सारी चीजें आती हैं। फिर आती है सेफ्टी, जहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज आती है। लव बिलोंगिंग्स, जहाँ पे फैमिली, फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें आती है। स्टीम में क्या जाती हैं, मतलब स्टीम में भी दो तरीके की कैटेगरी है। स्टीम फॉर वन सेल्फ, मतलब डिग्निटी, अचीवमेंट, मास्टरी, इंडिपेंडेंस। दूसरी चीज आती है नीड टू बी एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड बाय द, मतलब एक होता है वन सेल्फ के लिए, एक होता है दूसरों के द्वारा जो स्टेटस है, प्रेस्टीज हमें दिया जा रहा है वो। फिर आता है आपका कॉग्निटिव नीड यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे क्या आती है आपकी, देखो यहाँ पे स्टीम के बाद यहाँ पे कॉग्निटिव, यहाँ पे सेल्फ स्टीम था, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, नहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं, यहाँ पे कॉग्निटिव, एस्थेटिक, दो चीजें और आ गई है यहाँ पे। ठीक है, कॉग्निटिव नीड में क्या आती है आपकी, कि आप कैसे चीजों को, मतलब जो चीजों को जब समझते हो तो कितना ज्यादा क्यूरोसिटी है आपके अंदर, चीजों को कैसे एक्सप्लोर कर पा रहे हो, है ना, उसकी मीनिंग निकाल पा रहे हो, प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, ये सारी चीजें आती है। एस्थेटिक में आपकी ब्यूटी, बैलेंस, ये सारी चीजें आती है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो आपका पोटेंशियल है, सेल्फ फुलफिलमेंट है, ठीक है, ये आता है। लास्ट में आता है ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस मतलब बियॉन्ड द पर्सनल सेल्फ। ट्रांसेंडेंस का मतलब क्या है, बियॉन्ड द पर्सनल सेल्फ। सबसे पहले जो आपका ओरिजिनल मॉडल है वो 5 स्टेज मॉडल था, ठीक है। उसके बाद लेटर इसको दोबारा से डेवलप किया गया, तो ये 7 स्टेज मॉडल हुआ। 7 स्टेज मॉडल के बाद दोबारा से इसको फिर से डेवलप करने के बाद ये 8 स्टेज मॉडल हो गया, ठीक है। 8 स्टेज मॉडल कहने का मतलब क्या है, पहले ये स्टेज तो कॉमन है यहाँ पे सेल्फ स्टीम तक, इसके बाद यहाँ पे दो चीजें और ऐड कर दी गई, ठीक है, दो चीजें यहाँ पे और ऐड कर दी। पहली चीज यहाँ पे क्या थी आपकी कॉग्निटिव, दूसरी थी आपकी एस्थेटिक। उसके बाद फिर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद आपका ट्रांसेंडेंस हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ है, ये आपकी कॉमन है यहाँ पे ठीक है। ये आपकी दो ऐड यहाँ पे हो गई है और एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद ऐड हो गई है, ठीक है। तो ये हमारी जो दो नई ऐड हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो एस्थेटिक नीड और कॉग्निटिव नीड ऐड हुआ है, ये एक तरीके की डिफिशियंसी नहीं है, ग्रोथ नीड के अंदर आता है। डिफिशियंसी नीड जो है वो ओरिजिनल मॉडल में और ये जो दूसरा मॉडल था नया वाला उसमें कॉमन ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं साइको एनालिटिकल अप्रोच, जहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। मैंने ओवरऑल सारी चीजें यहाँ पे डाली हुई हैं, कुछ आपको ऐसा नहीं है कि मिसिंग लगेगा यहाँ पे। साइको एनालिटिकल अप्रोच के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे इन्होंने ये साइको एनालिसिस एक सिस्टम है या फिर स्कूल है साइकोलॉजी का, वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, विनिस फिजिशियन,
ऑन द थ्योरेटिकल साइड, मतलब सिंपल से ऐसे देखो, जो साइको एनालिसिस होता है, मैं एक आसान शब्दों में बताऊं, ये जो साइको एनालिसिस की बात की जा रही है, साइको एनालिसिस कहने का मतलब क्या है, हम ह्यूमन बिहेवियर को यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिकल अप्रोच, इस सब के बारे में बात सिगमंड फ्रॉइड जी ने यहाँ पे की थी। जहाँ पे ये स्लाइड नहीं इंपॉर्टेंट है आपकी, ये स्लाइड में सिर्फ ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है और नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये स्लाइड अपने आप में पूरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप सीटेट का पेपर दे रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम है, आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। फिर आते हैं सिगमंड फ्रॉइड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द साइकोएनालिसिस, ही इज लार्जली क्रेडिटेड टू द contributing credited for his contribution to the developing talk therapy। ध्यान रखिएगा, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है टॉक थेरेपी को लेकर के, जहां पे इन्होंने बात की थी साइको एनालिटिकल थ्योरी की। साइको एनालिटिकल थ्योरी में इन्होंने 3 चीजें बोली, इद, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। फिर इन्होंने बात की 3 लेवल्स ऑफ माइंड, जहां पे बोला एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। उसके बाद इन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बात की, ओरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटाइल, ठीक है। फिर आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म की एक मैंने अलग से क्लास बना रखी हुई है, कंसेप्ट वीडियो करके आपको एक क्लास मिलेगी, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अलग से मैंने डिफेंस मैकेनिज्म को वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो एक बार मुश्किल से मुझे लग रहा है 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस एक बार आपको सिर्फ देखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। जब से सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द साइक और माइंड, साइक बोले या फिर माइंड बोले फ्रॉइड का, जहाँ पे इन्होंने ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन साइक या फिर उसके जो माइंड का स्ट्रक्चर होता है, एक ह्यूमन है, उसका जो माइंड है उसका एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे इन्होंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट बाय अरेंजिंग इनटू द 3 लेयर, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसको 3 लेयर में अरेंज कर दिया। 3 लेयर में अरेंज करने का मतलब क्या है, पहला हो गया कॉन्शियस, दूसरा हो गया सबकॉन्शियस, तीसरा हो गया अनकॉन्शियस। बोलो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि इसमें आप जैसे एक ह्यूमन का माइंड है, सिंपल ऐसे समझो, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें इन्होंने बोला ये है कॉन्शियस, ये है सबकॉन्शियस, ये है अनकॉन्शियस। फिर इन्होंने बोला कि दूसरा पोस्टुलेट था कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो, जो इस लेयर को यहाँ पे काम कराता है। कैसे, आगे से पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरिंग पर्सनालिटी, सिगमंड फ्रॉइड क्लिनिकल, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, एस्टेट के पेपर वगैरह में पूछ लेते हैं, जहाँ पे इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दी थी पर्सनालिटी का, जहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को, ये जो डिवाइड किया, ये क्या है, ह्यूमन साइक है और माइंड है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब इन्होंने बोला ये जो हमारी पर्सनालिटी है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, एक होती है डायनेमिक एस्पेक्ट। ध्यान रहेगा, एक होती है जो पर्सनालिटी है टोपोग्राफिकल है, एक है डायनेमिक। जो टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट होता है माइंड का, जहाँ पे इन्होंने 3 स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये माइंड का ये जो स्ट्रक्चर था, इसको कहाँ पे एक्सप्लेन किया है, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड में इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, जिसमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस आता है। फिर जो डायनेमिक एस्पेक्ट है, जहां पे इन्होंने ये जो कंपोनेंट है उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द 3 बेसिक डिवीजन ऑफ पर्सनालिटी, इद, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में, और आपका सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझो जो 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, ठीक है। The conscious mind consists of all the thing of which a person is aware, मतलब कॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं जिससे आप अवेयर हो। लाइक मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में आपको बता रही हूँ, तो मैं अवेयर हूँ ना इस मोमेंट में कि मैं आपको सिगमंड फ्रॉइड जी के बारे में ही बता रही हूँ, तो ये मेरा कॉन्शियस माइंड यहाँ पे काम कर रहा है। इन अदर वर्ड, इट रिफर्स टू द एक्सपीरियंस और अवेयरनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट प्रेजेंट मोमेंट, मतलब दूसरे शब्दों में क्या है, ऐसे एक्सपीरियंसेस या फिर ऐसी चीजें जो प्रेजेंट मोमेंट में चल रही हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मैं आपको स्लाइड पे सिगमंड फ्रॉइड जी के बारे में यहाँ पे समझा रही हूँ, उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी चीजें, तो ये मेरे कॉन्शियस माइंड में है, राइट। तो ये है हमारा कॉन्शियस माइंड। फ्रॉइड कंपेयर द ह्यूमन माइंड, फ्रॉइड ने ये जो ह्यूमन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका जो सीटेट है और जो यूपी टेट है, वहां पे जो फ्रॉइड है उन्होंने ह्यूमन माइंड को आइसबर्ग से साथ कंपेयर किया है, और इन्होंने बोला ये जो कॉन्शियस माइंड होता है वो कितना होता है, सिर्फ 1/10 होता है,
है ना। हमारा जो माइंड है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जहाँ पे हम प्रेजेंट चीजों के बारे में अवेयर होते हैं, वो कितना होता है, सिर्फ 1/10 होता है। समझ रहे हो, कितना होता है, सिर्फ 1/10 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, ये चीज है, ठीक है। द सेगमेंट ऑफ द माइंड वेयर द रीडली रिकॉलेबल कीवर्ड है, ठीक है, एक दूसरा सेगमेंट माइंड का जहां पे हम क्या करते हैं, चीजों को रिकॉल करते हैं, ठीक है, इज टू बी लोकेटेड इज कॉल्ड बाय द फ्रॉइड प्री कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस इज द स्टोर हाउस ऑफ द सरफेस मेमोरीज एंड आर रीडली रिट्राइव्ड थ्रू आर नॉट कॉन्शियस एट दैट मोमेंट, राइट। सबकॉन्शियस प्रोसेस इज अ वीक, अब जितनी चीजें मैंने हाईलाइट की कॉपी में होनी चाहिए, ठीक है, and when it gets some force from the outside it comes to the conscious level। अब मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाती हूँ। जब हमने कॉन्शियस माइंड के बारे में बात की, तो कॉन्शियस माइंड कैसा होता है, जो हमारा माइंड होता है उसका 1/10 जो पार्ट होता है, हमारे माइंड का 1/10 पार्ट क्या होता है, कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस कहने का मतलब जो प्रेजेंट में चीजें चल रही हैं, प्रेजेंट में मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, जिस चीज पे भी बात कर रही हूँ, तो ये क्या है, कॉन्शियस माइंड है, जहां मैं अवेयर हूँ चीजों को लेकर के, यहाँ मैं इन चीजों पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्शियस, जहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड जी ने क्या बोला है, जो हमारा पूरा माइंड होता है वो एक आइसबर्ग की तरह होता है, जिसका 1/10 जो पार्ट होता है वो कॉन्शियस होता है। फिर दूसरी बात आती है एक माइंड का दूसरा सेगमेंट, जिसे हम बोलते हैं सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे चीजों को हमें फोर्सफुली रिकॉल करना पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में होता है, कोई क्वेश्चन आता है, आपने उसको देखा, आपको लगता है मैंने इसको पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है, इसका आंसर मुझे आता है, तो आप इसको रिकॉल करने बैठ जाते हो। कई बार ऐसा होता है ना, चीजें हमें हमें पता होती है, हमने इसको देखा है, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा होता है कि हमने कहाँ देखा, क्या किया है, कुछ मतलब हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली एक तरीके से उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो स्टोर हाउस होता है हमारी जो सरफेस मेमोरीज होती हैं, ठीक है, सरफेस जो मेमोरीज होती है उसका एक स्टोर हाउस होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, रीडली रिट्राइव करते हैं, ठीक है। ये कॉन्शियस, हमारा कॉन्शियस पार्ट में नहीं होता है, ये जो हम जब इसको रिकॉल करते हैं कॉन्शियस पार्ट में नहीं होता, वो सब कॉन्शियस पार्ट में होता है। बट जब हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, हमें जब याद आ जाता है, तो वो हमारे कॉन्शियस पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये रीडली रिकॉलेबल होती है, एक तरीके का प्रोसेस बहुत वीक होता है। कई बार होता है, कई सारी चीजों को हम याद नहीं कर पाते हैं, बट फोर्सफुली बहुत सारी कोशिश करते हैं कि आज याद आ जाए, याद आ जाए, और कई बार होता भी है कि याद आ भी जाता है, तो वो सबकॉन्शियस के अंदर होता है। देन आते हैं, फ्रॉइड ने सबसे ज्यादा इंफेसाइज किया है जो हमारे अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस क्या है, सबसे ज्यादा पार्ट होता है ह्यूमन का, 9/10 पार्ट क्या है, हमारे माइंड का अनकॉन्शियस है, ठीक है। ये अनकॉन्शियस एक मेंटल प्रोसेस है एक तरीके से। ही बिलीव दैट द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड इज इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग द फैक्टर इन ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। अगर सामने वाले की जो पर्सनैलिटी है, उसका जो बिहेवियर है, उसको अगर आपको डिटरमाइन करना है, तो उसका जो अनकॉन्शियस पार्ट है उसको रीड करो, उसको समझो, राइट। इट इज अ लेवल ऑफ माइंड जहाँ पे हमारे थॉट्स हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, हमारी मेमोरीज हैं, या फिर अदर इंफॉर्मेशन है दैट आर केप्ट दैट आर नॉट इजिली और वॉलंटरली ब्रॉट इनटू द कॉन्सेशन। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हम अपनी इच्छा से, अपने होता नहीं, कई सारी ऐसी पेनफुल मेमोरीज होती हैं जो हम नहीं चाहते, हमने क्या कर दिया, अपने माइंड में कहीं ना कहीं उसको छुपा के रख दिया, मैं नहीं चाहती हमारे कॉन्शियस पार्ट में अब वो आए। वो क्या है, अनकॉन्शियस पार्ट है। वो क्या है, अनकॉन्शियस पार्ट है, जो मैं नहीं चाहती, अपनी स्वेच्छा से अपने कॉन्शियस पार्ट में नहीं ला सकती, मैं नहीं लाना चाहती उस चीज को, ठीक है। मैंने एक तरीके से स्टोर करके उसे रख दिया है, ठीक। तो वो अनकॉन्शियस पार्ट होता है, जो कि 9/10 होता है अनकॉन्शियस पार्ट, ठीक है। ये एक तरीके का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी सामने वाले की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इद की। अब ये पूरा कीवर्ड में लिखा है, इद क्या है, इट इज अ प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। इद क्या है, जिद है एक तरीके से। ये क्या करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इद जो है वो किस चीज पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इद का मतलब क्या है, बच्चे ने क्या किया, जिद कर ली कि मुझे ये चीज चाहिए, तो ये नहीं देखिएगा उससे किसी चीज को नुकसान हो रहा है, किसी सामने वाले को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसको अपना ये जो सुख है उसको लेना ही लेना है, तो ये इद होता है। और ये एग्जिस्ट
करता है बाय बर्थ से ही रहता है, ठीक है। ये कैसा होता है, बर्थ से ही होता है, मतलब उससे क्या है कि उसकी जिद है, एक साइकिक एनर्जी होती है जिसे हम लोग लिबिडो यहाँ पे बोलते हैं इनके टर्म्स में। तो ये क्या करता है, प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल होता है, इसे कोई चीज चाहिए तो फिर अपनी उस मतलब उस टाइम पे वो चीज चाहिए तो चाहिए, ठीक है, उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो वो होता है हमारा इड। फिर आते हैं ईगो। ईगो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पर्सनालिटी होता है ना, ठीक। ईगो क्या है, एग्जीक्यूटिव पर्सनालिटी है जो क्या करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। रियलिटी प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या है, जैसे इद है, इद ये नहीं देखता कि अगर कोई काम है, ठीक है, तो वो गलत है या फिर सही है, उसको करना है तो फिर करना है ना। तो ये इद है। ईगो क्या करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करने का मतलब क्या है, वो ये देखता है कि एक तरीके का बैलेंस बना के चलता है, उसकी जो इच्छा है और जो उसकी मतलब जो एक रियलिटी है, जो वो चाहता है करना और जो रियलिटी में, इनके बीच में एक बैलेंस बना के चलता है ईगो, जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। समटाइम्स ईगो डिसाइड्स टू डिनाई द इड टू सेटिस्फाई इट्स डिजायर बिकॉज द कॉन्सिक्वेंस वुड बी पेनफुल। कभी बहुत बार ऐसा होता है, जो ईगो होता है वो क्या कर देता है, जो इद होता है ना, उसको क्या करता है, डिनाई कर देता है, बिकॉज वो एक तरीके से पेनफुल चीजों को दूसरों के लिए पेनफुल हो सकता है, तो ये क्या करता है, उस चीज को डिनाई कर देता है यहाँ पे, ठीक है। सुपर ईगो जो मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है ना, यहाँ पे मतलब जो मानवतावादी चीजें, जो हमारे पेरेंट्स ने बोला है, किसी दूसरे से बात नहीं करना, किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, क्योंकि ये गलत होता है। हमारे पेरेंट्स ने बोला है ये चीज हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी है, तो हमें अपनी सोसाइटी का ध्यान में रख करके ये चीज करनी है, तो ये है सुपर ईगो। मतलब ये बात करता है मोरल प्रिंसिपल पे, क्या सही है क्या गलत है, वो ये चीज देखता है फिर बात करता है। तो इर्द किस पे काम करता है, अपनी जिद पे काम करता है, ये नहीं देखता है क्या सही है क्या गलत है, उसे करना है तो करना है, अपनी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, वो प्लेजर सीकिंग होता है। जो ईगो होता है वो आपका कैसा होता है, रियलिटी पे बैलेंस करके रखता है अपनी डिजायर को और जो रियलिटी है उनके बीच में। सुपर ईगो जो है वो मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। जो मोरली जो चीजें सही है उसको वो सही मानता है, मोरली जो चीजें गलत है उसको वो गलत मानता है, ये सुपर ईगो होता है, ठीक है। देर आर द टू पार्ट्स ऑफ द सुपर ईगो, एक होता है ईगो आइडियल, एक होता है कंसाइंस। द ईगो आइडियल इज द, जो ईगो आइडियल होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये चीज आपकी। ये जो ईगो आइडियल है, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल बिहेवियर विच द चाइल्ड हैज लर्न अबाउट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड अदर्स ऑफ द सोसाइटी, ये होता है ईगो आइडियल। जो कंसाइंस होता है वो भी सुपर ईगो का दूसरा पार्ट होता है, दैट मेक्स पीपल फील प्राइड व्हेन दे डू द राइट थिंग्स एंड गिल्ट व्हेन दे डू द रॉन्ग थिंग। होता है कई बार होता है कंसाइंस, मतलब हम कोई चीज गलत अगर कर देते हैं तो वो मतलब हम सामने वाले के सामने तो कह रहे हैं हमने सही किया, बट अंदर से हमें क्या लगता है, नहीं हमने गलत किया, ये चीज सही हमें नहीं करनी चाहिए थी। ये हमारा कंसाइंस है, जो कि सुपर ईगो का दूसरा पार्ट है। और एक होता है आपका ईगो आइडियल, जहाँ पे हमने जो चीजें अपने पेरेंट्स से सीखी, हमारी जो सोसाइटी से सीखी, उन चीजों को जो टोटल होता है वो हमारे बिहेवियर में झलकता है। तो जो सुपर ईगो होता है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे काम करता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो सुपर ईगो होता है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब वही चीजें जो मैंने समझाई है वही यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। According to the Sigmund Freud, both the id and the super ego are unrealistic, ठीक है। जो id है और ईगो, सुपर ईगो है, दोनों ही अनरियलिस्टिक है। मतलब एक है id, एक है ईगो, एक है सुपर ईगो। सुपर ईगो यहाँ पे फ्रॉइड बोलते हैं जो इड और सुपर ईगो है ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, बहुत ज्यादा मोरल भी होना नहीं होना चाहिए, है ना, और बहुत ज्यादा जिद्दी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अनरियलिस्टिक है। ईगो क्या है आपका, रियलिस्टिक है। दे डू नॉट कंसिडर द प्रैक्टिकल रियलिटी, जो प्रैक्टिकल रियलिटीज होती है उसको कंसिडर ये लोग नहीं करते हैं। इसी वजह से ये जो ईगो होता है एक तरीके का मीडिएटर की तरह काम करता है इद और सुपर ईगो के बीच में, ठीक है। व्हेन द ईगो इज प्रेशराइज्ड विद एंजाइटी बाय इड एंड सुपर ईगो, उस टाइम पे वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। यहाँ से डिफेंस मैकेनिज्म का आपका कंसेप्ट आया था। मतलब सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं जो इड और ईगो है, इड और सुपर ईगो है, वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल रियलिटीज होती है सोसाइटीज में उसको कंसिडर नहीं करते। ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो चीज मुझे चाहिए वो चाहिए, बस वही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, गलत हो सही हो चाहिए। ये बोलता है जो सोसाइटी के हिसाब से सही है बस वही सही है, अदरवाइज सब कुछ गलत है। तो ये अनरियलिस्टिक है। तो इसलिए जो ईगो है वो एक तरीके का बैलेंस का काम करता है इन दोनों के बीच में। एंड कभी कभी ऐसा होता है इन दोनों के
बीच में वो फंस जाता है इद और सुपर ईगो के बीच में, तो उस केस में वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। ठीक है, क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करता है कि जिससे वो ये जो एंजाइटी है, जो प्रेशर है, उससे वो बाहर निकल पाए यहाँ पे। ठीक है, द डिफेंस मैकेनिज्म इज अ कॉमन फिनोमेना एंड यूज नॉर्मली बाय द एवरीवन। हर कोई यूज करता है, आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करती हूँ, हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, सब कोई यूज करते हैं यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म। और जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो अनकॉन्शियस लेवल पे यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे फंक्शन करता है, अनकॉन्शियस लेवल पे। सिगमंड फ्रॉइड कंसीव्ड दैट much of the work on the development of defense mechanism was done by his daughter Anna Freud। अगर आपसे पूछा जाए कि ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डिफेंस मैकेनिज्म पे काम किसने किया था, अन्ना फ्रॉइड ने किया था, जो कि डॉटर थी आपकी सिगमंड फ्रॉइड की। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लेनिन एम लेवो, डिफेंस मैकेनिज्म आर अ मींस ऑफ डिस्टेंसिंग, ट्रांसफॉर्मिंग or falsifying our person reality, which reduce the anxiety and allow the individual to cope with the whatever he she is facing. Defense mechanisms can be healthy or unhealthy depending on the situation. According to the Lenin, इन्होंने बोला जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हम डिफेंस मैकेनिज्म क्यों यूज करते हैं, अपने शब्दों में समझो। हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज क्यों करते हैं, जब हम अपने आप को किसी सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। मान लो मैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ जहां से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करूंगी, मतलब अपने बचाव के लिए यहाँ पे मैं डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करूंगी, जिससे मैं क्या करूँ, चीजों से दूरी बना पाऊं। मतलब मान लो कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है, मैं नहीं चाहती लोगों पे गुस्सा करना, बट फिर भी मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करना है। जब भी मुझे गुस्सा आए, मैं इस चीज को क्या कर दूं, ट्रांसफॉर्म कर दूं किसी और चीज में। जैसे मिल्खा सिंह का क्या था, उसका जो एंगर था, उसने क्या किया, उसको रनिंग में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, उस चीज को उसने वहां पे लगा दिया। तो हमें क्या करना है, ये जो नेगेटिव चीज है, ये जो एंगर क्या है, एक नेगेटिव चीज है, उसको पॉजिटिव चीज में हमें क्या कर देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है। ठीक है, तो ये होता है डिफेंस मैकेनिज्म। एक तरीके से ये हेल्दी वे में भी यूज होता है और अनहेल्दी वे में भी यूज होता है। ये डिपेंड करता है कि पर्सन कौन सी सिचुएशन में कैसे यूज करता है। जैसे इन्होंने मिल्खा सिंह ने इसे क्या किया था, एक हेल्दी वे में यूज किया इसका। ठीक है, अब जो भी जैसे सक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म है, अनसक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म है, अब इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे जाकर के एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं फिर से दोबारा से वही चीजें रिपीट करूँ तो सही नहीं है ना, मुझे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एक बार आप क्लिक कर लेना, मुश्किल से 10-5 मिनट लगेगा, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। काफी पुरानी है वो वीडियो जो मैंने डाली थी। द 5 साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। उसके अलावा इन्होंने 5 तरीके की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बात की। सबसे पहली स्टेज थी इनकी ओरल स्टेज। ठीक है, देन आती है आपकी ओरल, अनल, फैलिक, है ना, फिर आते हैं आपकी लेटेंसी। ये है आपकी 5 तरीके के स्टेजेस जहां पे इन्होंने बात की थी। अब 5 तरीके के स्टेजेस में जो ओरल स्टेज है, ये बर्थ से 1 साल तक की रहती है। जो आपको ये याद रखना है, वो चीज मैंने कीवर्ड में यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि अननेसेसरी, क्योंकि आप सीटेट का कोई पेपर तो दे नहीं रहे हो यहाँ पे कि बहुत ज्यादा उसमें जाना है। आपसे जो यूजीसी नेट में जो पूछा जा सकता है, मैंने वो चीज यहाँ पे डाल दी। एज रेंज क्या है इसका, 1 से 3 साल है, इसका 3 से 6 साल है, इसका 6 से पबर्टी है, और पबर्टी से 10 तक क्या होता है, जेनेटाइल स्टेज होता है। इरोजीनियस स्टेज इसका क्या होता है, माउथ होता नहीं, जब ओरल स्टेज में बच्चा होता है, बच्चे को कोई भी चीज दे दो, एक से जन्म से 1 साल के बच्चे तक का, तो क्या करता है, हर चीज को मुंह में डाल देता है, हमेशा अंगूठा, अपने हाथ का अंगूठा, पैर का अंगूठा चूसता ही रहता है, चूसता ही रहता है ना। तो वही चीज है। फिर इरेजिनस जोन होता है, जहाँ पे मतलब जब एनल स्टेज में आते हैं, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल। तो मतलब इस केस में क्या होता है, 1 से 3 साल के बच्चे में वो क्या करते हैं, जो उनका मतलब होता नहीं, हमेशा क्या करते हैं, वो चीज, उस चीज को मतलब पकड़े रहते हैं, उस चीज को कि बाउल और ब्लैडर जो कंट्रोल होता है, टॉयलेट को कंट्रोल करना, ऐसी वाली चीज है। तो ये इनका इरेजिनस जोन होता है। फिर आते हैं 3 से 6 साल में, जिसे फैलिक स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे जेनेटाइल्स है। ठीक है, लेटेंट पीरियड में यहाँ पे सेक्सुअल जो फीलिंग्स होती हैं, वो सारी चीजें आती हैं। पुबर्टी से डेथ में आपकी मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बिकॉज वो सब सीटेड वगैरह में पूछी जाती है, यहाँ पे नहीं पूछी जाती। देखो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, हर चीज को मुंह में डाल ले रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, उसने टॉयलेट को, सब चीज को कंट्रोल करता है, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल होता है यहाँ पे। यहाँ पे इरेजिनस में क्या होता है, जेनेटाइल, मतलब चीजें जो उसके बारे में आता है। लेटेंट स्टेज में क्या आता है, लेबिडो यहाँ पे बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, स्कूल की एक्टिविटी में यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। जो लेटेंट स्टेज होता है, बच्चा यहाँ पे स्कूल की एक्टिविटी में क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, इसी वजह से वो जो लेबिडो होता है यहाँ पे बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। जेनेटाइल स्टेज में क्या होता है, दोबारा से एक्टिव होता है, यहाँ पे रीमैरिज होती है, रिलेशनशिप होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो ये 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है,
जैसे ओरल स्टेज हो गई, है ना, माउथ हो गया, अनल हो गया आपका, ठीक है, इज सेंटर्ड ऑन द एनस एंड एलिमिनेशन एज अ सोर्स ऑफ प्रेशर। अब ये जो फैलिक स्टेज है जहाँ पे दो चीजें आती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, एक से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जो ओडिपस पस कॉम्प्लेक्स होता है इज डिस्क्राइब एज द प्रोसेस वेयर अ बॉय, ठीक है, यहाँ पे जो बॉय है डिजायर हिज मदर एंड टीयर्स कस्ट्रेशन फ्रॉम his father in order to create an ally of the father, the male, मतलब ऐसा है ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो बॉय होता है वो अपनी मदर से ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो गर्ल चाइल्ड होती है, जो फीमेल चाइल्ड होती है, वो अपने फादर के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होती है, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। फिर लेटेंसी स्टिल हमने पढ़ लिया है यहाँ पे, इज अ टाइम ऑफ लिटिल सेक्सुअल इंटरेस्ट इन फ्रॉइड डेवलपमेंट व्यू, द स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड विद द पीयर एक्टिविटीज एकेडमिक, मतलब एक तरीके से यहाँ पे लिबिडो बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्कूल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब फिर हम आते हैं यहाँ पे गेस्टाल्स के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे वर्दीमर, कर्टकोफ का कोहलर कोहलर अब कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे डाला है। गेस्टाल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं ये है, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं गेस्टाल्स के, जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके अलावा इनकी जो 4 स्टेजेस हैं वो यहाँ पे पढ़नी है। Gestalt's principle are set of rules that explain how human perceive and visual element, मतलब जो Gestalt's principle है वो एक तरीके के set of rules है जो बताता है कि कोई इंसान चीजों को कैसे परसीव करता है, कैसे चीजों को देखता है, ठीक है, कैसे उन चीजों के बारे में अपने दिमाग में एक इमेज को आ, बना लेता है, ठीक है, और फिर उसको एक्सप्लेन करता है। जहां पे बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, क्लोजर, कॉमन फिट। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर पहले ये समझो। जो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है वो डेवलप्ड इन द अर्ली 1900 बाय द जर्मन साइकोलॉजिस्ट मैक्स वर्दीमर, कर्ट कोफका, वोल्फगैंग कोहलर, ठीक है, ये इन सब का नाम आपको ध्यान रखना है, ये गेस्टाल्ट से साइकोलॉजी से निकल के आते हैं। जो गेस्टाल्ट का मतलब है उसका मतलब क्या है, यूनिफाइड होल। द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन ब्रेन परसीव द एक्सपीरियंसेस, मतलब एक तरीके से यहाँ पे आप क्या कर देते हो, होल से चीजों को पार्ट में देखने की कोशिश करते हो, ठीक है, यहाँ पे चीजों को, सॉरी होल टू पार्ट कह रही हूँ, पूरी चीजों को एक साथ, मतलब कैसे आपका ब्रेन कैसे चीजों को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करता है अपने ब्रेन के अंदर, कैसे उसकी कॉम्प्लेक्स इमेजेस को इंटरप्रेट करता है एंड डिजाइन बाय सिंप्लीफाइंग देम इनटू द whole, right? It suggests that structure perceived as a whole have specific properties that are different from the sum of their individual part। जहाँ पे अब इनके प्रिंसिपल्स को ध्यान रखिए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है जो क्लोज होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे आओ। सिंप्लिसिटी मतलब क्या है, देखो आता नहीं है मतलब यहाँ पे आपको पता होता है जो सिंपल जो शेप होते हैं, मतलब जैसे होता नहीं आपके पास ऐसा शेप बना हुआ है ऐसे करके, और आप कुछ ऐसे करके आ जाता है शेप बनाने के लिए, तो आप क्या करते हो, इस शेप को यहाँ पे फिक्स कर देते हो, तो ये क्या है, सिंप्लिसिटी है। इसी तरह फिगर ग्राउंड आता है। फिगर ग्राउंड में क्या होता है, यहाँ पे पीपल कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज द फिगर एंड विच इज द ग्राउंड, यूज दीज टू रिलेटेड प्रिंसिपल टू मेक द मोस्ट ऑफ द फिगर ग्राउंड। अब मैंने यहाँ पे बोला फिगर ग्राउंड क्या है, तो ये जो आपको दिख रहा है विजुअल पार्ट है फिगर है, ये पीछे वाला पार्ट है ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। फिर आते हैं प्रॉक्सिमिटी एलिमेंट क्लोज टू ईच अदर आर परसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ सेम ग्रुप। होता नहीं कि ये जो एलिमेंट है जो पास है, मैंने बोला ये एक पार्ट है, ये बोला मैंने एक पार्ट है, ठीक है, तो ये होता है। सिमिलैरिटी एलिमेंट दैट लुक अलाइक आर परसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। द जैसे होता नहीं हमने कलर के बेसिस पे कुछ चीजें यहाँ पे रख दी और फिर मैंने साइज के बेसिस पे रख दी, वो सिमिलैरिटी के अंदर आता है। कॉमन फिट में क्या होता है, जब एक तरीके के ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम डायरेक्शन में घूम रहे होता नहीं, चिड़ियों का पूरा एक जो झुंड होता है जब एक डायरेक्शन में जा रहा होता है उसे कॉमन फिट बोलते हैं। सिमिट्री क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ सिमिट्री अप्लाइज किस पे होता है, मिरर शेप पे होता है, बैलेंस एलिमेंट पे, पैरेलल लाइंस पे होता है। कंटिन्यूटी मतलब ऐसे डॉट 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 और कंटिन्यूटी जहां तक जा पाए, ये चीज है। क्लोजर का मतलब क्या होता है, द माइंड वांट्स क्लोजर, अ शेप ओनली नीड्स टू बी इम्प्लाइड फॉर द माइंड टू फिल इन द गैप्स, मतलब ये जो गैप दे रखी है इसके अंदर आपको शेप को रखना होगा और एक शेप आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। कॉमन रीजन में क्या होता है, एलिमेंट इन वन रीजन आर सीन एज द वन ग्रुप, है ना, जैसे यहाँ पे देखो एक रीजन में चीज देख रहे हो, यहाँ पे जो चीज दिख रही है वही ऊपर भी यहाँ पे दिख रही है वही चीज है, ठीक है। बैजेस रीजन आर सीन एज यूनिफाइड डिस्पाइट सब कंटेनिंग टेक्स्ट, बैनर्स एंड अदर्स ऑब्जेक्ट। फिर आता है कनेक्टनेस, यहाँ पे चीजों को जो आप कनेक्ट करते हो ऐसे, ठीक है। व्हेन देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट इट इज इजी टू सी अ यूनिफाइड फिगर। तो ये है आपके
प्रिंसिपल्स, गेस्ट चार्ल्स के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे आते हैं, अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे उसका जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है वो हटा दिया है, बिकॉज वो पूछते नहीं है, तो वो सीटेड और यूपीटेड वगैरह में आते हैं जो आपके स्टेट में एग्जाम होते हैं, तो वो पार्ट मैंने यहाँ पे हटा दिया है। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस होती है इनसाइट की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इसको अरेंज करने के लिए आता है। प्रिपरेशन होता है फर्स्ट आपका, फिर इंक्यूबेशन होता है, फिर आपको इंसाइट आता है, फिर आपको वेरिफिकेशन करना होता है। प्रिपरेशन क्या है, स्टेज है, ये पहली स्टेज है जहाँ पे मतलब एक प्रिपरेशन फेज होता है जहाँ पे क्या करता है, वो केज के बाहर बनाना को रखता है, ठीक है, और 2 स्टिक होती है, वो देखता है कि केज के पास बनाना रखा हुआ है, 2 स्टेज मतलब 2 स्टिक रखी हुई है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन फेज है। इंक्यूबेशन में क्या होता है, अब एक्शन आएगा, ठीक है। इंक्यूबेशन फेज में क्या है, सब्जेक्ट हैज सीमिंगली गिवन अप ऑन द प्रॉब्लम, however the brain is still thinking about the problem unconsciously when chimpanzee seemingly gave up on trying to obtain the banana, दिस डिमॉन्स्ट्रेशन द इंक्यूबेशन फेज हो, मतलब जब क्या होता है, देखो फेज 1 में क्या है, एक बनाना को मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे लटका दिया गया, 2 स्टिक यहाँ पे रख दी गई, तो ये क्या है, प्रिपरेशन फेज है। अब उसके सामने इस प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया गया, अब ये जो इंक्यूबेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे आप चिंपैंजी को क्या चाहिए, बनाना चाहिए, उसके लिए ये क्या करेगा, एक्शन करेगा, सोचेगा अनकॉन्शियसली कि कैसे मैं इस बनाना तक रीच कर पाऊँ, ठीक है। फिर आता है इनसाइट, एकदम से उसे यहाँ पे इनसाइट आता है, ठीक है, एकदम से क्या आता है, इनसाइट आता है, वो क्या करता है, दोनों स्टिक को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है और स्टूल पे चढ़ करके इस बनाना को ले लेता है, ठीक है। इसे आहा मोमेंट बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इपिफेनी बोलते हैं, ये इनसाइट हो गया। फिर फाइनल स्टेज होती है वेरिफिकेशन, द फाइनल स्टेज और रिसोल्यूशन ऑफ द इनसाइट लर्निंग द वेरिफिकेशन फेज। दिस द वेरिफिकेशन फेज इज व्हेन द सब्जेक्ट टेस्ट द थ्योरी, मतलब जो सब्जेक्ट है थ्योरी को टेस्ट करेगा, जनरेट करेगा इनसाइट फेज को, टू सी इफ द सोल्यूशन रीच विल वर्क और नॉट वर्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो स्टेजेस हैं ये चीज, ठीक है। डायरेक्टली आपको चिंपैंजी वाला एग्जांपल देके नहीं बोलते हैं, पूछते हैं कुछ ना कुछ और एग्जांपल देकर के इसको अरेंज करने के लिए देते हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हम लोगों ने सारी चीजों को पढ़ लिया। देखो अब हमारे पास बचा क्या है, एक क्लास और लगेगी, बिकॉज थोड़ी सी ये जो थ्योरी है पर्सनालिटी की, बिकॉज मैंने यहाँ पे सारी थ्योरीज आपको करवा दी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी थ्योरी मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई है, आप अपने सिलेबस में जाके चेक करिएगा, कोई भी थ्योरी आपको छूटी हुई यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे आपका ये जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे टाइप अप्रोच वाली सारी थ्योरी कर ली है और डिटेल में की है। इससे जितनी मैंने ये चीज आप ट्रस्ट करिए, इससे ज्यादा थ्योरी आप लोग को पढ़ने की यहाँ पे पेपर 2 में जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी यूजीसी नेट में। फिर हम लोगों ने ट्रेड थ्योरी में इजान की, इन सबकी पढ़ ली। आज हम लोगों ने साइकोएनालिटिकल जो थ्योरी है फ्रॉइड की, ये भी पढ़ ली है। उसके अलावा जो कार्ल रोजर्स की थ्योरी है, सेल्फ थ्योरी एंड मास्लो, ये भी पढ़ ली है हमने। गेस्टॉल का भी इसमें पढ़ लिया है, ठीक है, दे नहीं रखा था बट मैंने यहाँ पे डाल दिया आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ ये बची है, डोलार्ड एंड मिलर की जो लर्निंग थ्योरी है और बंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है। तो एक सेशन छोटा होगा क्योंकि 2 ही थ्योरी यहाँ पे बची हैं, तो ये थ्योरी को हम वहां पे कवर कर लेंगे। एंड पर्सनालिटी वाला जो पूरा ये टॉपिक है आपका, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पर्सनालिटी और उसकी जो थ्योरी है, ये टॉपिक आपका पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो थ्योरीज हैं, जो पर्सनालिटी की थ्योरी है एंड अदर जो टॉपिक्स से रिलेटेड मैं जो आपकी वीडियोस लेके आ रही हूँ, कि आप लोगों के लिए यूजफुल होंगे और आप लोग भी अपने एंड से प्रिपरेशन करते रहिए। एप्लीकेशन फॉर्म चाहे अभी आए चाहे बाद में आए, हमें किसी को नहीं पता एक्चुअली, मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी हुई है। तो जो भी चीजें हैं, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हमको दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, बिकॉज टाइम कम है। तो इसी वजह से अगर दिसंबर में एग्जाम हुआ तो ठीक है, जनवरी में हुआ तो भी ठीक है, हमें प्रिपेयर रहना है। तो हमें ओवरऑल सिर्फ एक चीज करनी है, जो कि स्टडी, ज्यादा इधर उधर चीजों में भटकना नहीं है, ठीक। एंड जिन लोगों ने अभी प्रीवियस के सेशंस को नहीं देखा है, प्रीवियस के सेशन को जरूर से देख लीजिएगा, बिकॉज ये टॉपिक वाइज जो वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल में है, ठीक है। एक तरीके से मैं पूरी जो पेड क्लासेस होती है ना, आपकी पेड क्लासेस में एक पूरा जो बैच लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये है, बट मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग उस चीज को समझोगे। और अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंड जिन लोगों ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मतलब एक है ना कि आप लोग को पेड वाली चीजें अगर आप लोग को ऐसे मिल रही हैं, तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करिएगा। एंड कोई भी क्वेरी होती है या फिर कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। एंड या फिर आप लोग टेलीग्राम पे जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पे भी अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। ओके।
सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।